हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें मैं साइंस में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपको पिछले साल पूछे गए हैं, पिछले कई वर्षों में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ सॉल्व करवा रही थी इन वीडियो सेशंस में। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि यूनिट्स एंड मेज़रमेंट कर चुके हैं, वर्क, पावर, एनर्जी कर चुके हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर चुके हैं, और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो चुके हैं, है ना। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप देखें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो आप कोई भी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो रेलवे का, चाहे वो एनटीपीसी का, जेई का, है ना, ऐसे कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस इसमें कवर अप किए गए हैं। तो आज चलिए आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है, ड्रॉपिंग एप्पल की। एप्पल क्यों ड्रॉप होता है ये हमने पढ़ा है। न्यूटन ने देखा पहले कि एप्पल जो है पेड़ से सीधे नीचे ही क्यों गिरा, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसकी वजह से ऊपर की चीज़ नीचे ही आके गिरती है ना। तो इसी ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ें हम आज क्वेश्चंस उसके करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉट्स फील द वेट इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान के अंदर भार कैसा महसूस करते हैं? अधिक, कम, शून्य या फिर जी पर निर्भर करता है। जी फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो कैसा फील होता है उनको? देखिए अब वहाँ पे क्या होगा, वेट, जी की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, है ना। जी की वैल्यू ज़ीरो होती क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सीलरेशन, वो क्या कहते हैं कि कोई ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए जी की वैल्यू ज़ीरो। और वेट हम जानते हैं क्या होता है, एम जी। तो उसको क्या, वेटलेसनेस फील होगा, यानी शून्य, ज़ीरो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कंसिडर द इमेजिनरी प्लानट हुज मास एंड रेडियस आर बोथ हाफ दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो है मास क्या है, उसका हाफ है, ठीक है। एम डैश है m/2 के, और आर क्या है, आर डैश है r/2 के, है ना, दोनों हाफ है। इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, अर्थ की ग्रेविटी g है, तो उस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला आपको पिछले ग्रेविटेशन के जो मैं क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने बता दिया था, इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और एक फार्मूला हम F=mg भी जानते हैं, तो इन दोनों को हम इक्वलाइज कर देंगे तो दिस विल बी mg=gmm/r²। एम से एम कट गया तो g की वैल्यू क्या हो गई, gm/r²। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमको उस प्लैनेट की ग्रेविटी निकालनी है, तो यहाँ पे उनका मास और उनकी रेडियस हम रख देंगे, राइट। तो यहाँ पे g डैश = क्या हो जाएगा, g और m/2, है ना, और ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना। तो देखिए यहाँ के एक 2 से 2 कट गया तो ये g डैश = क्या हो जाएगा, 2gm/r, ठीक है, r², है ना। r तो वैसे ही रहा, 2 से 2 एक कट गया तो ये g हो गया, और ये g डैश = क्या हो, ये क्या था, ये g था, तो ये g हो गया 2g, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2g आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ g ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये आपको एक फैक्ट भी पता चल गया होगा कि जो आपका मून पे जो होती है ग्रेविटी, वो क्या होती है, 1/6 होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, ये होता है। इफ़ द पर्सन जम्प्स 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ, अगर एक पर्सन जंप करता है, ठीक है, वो कितना कूदता है, 1.5 मीटर, हाउ हाई ही कैन जंप ऑन द मून। अब वो मून पे कितना हाई जंप कर सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए आपको मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन करवाई थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था v² = u² प्लस ट्वाइस ऑफ as। और यही हम अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, v² = u² 2gs। अब यहाँ देखिए, क्योंकि वो व्यक्ति कूदा है, मतलब कि
ग्रेविटी के अपोजिट गया है, इसलिए जी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको देखिए अर्थ पे जो उसकी वेलोसिटी रही, यानी कि v1 स्क्वायर, ठीक है, अर्थ का हम अलग लेंगे, मून का अलग लेंगे, तो v1 क्या हो गया, u1 स्क्वायर माइनस का 2g1 h1 स्क्वायर, है ना, ये हो गया, सॉरी h1, और v2 हम क्या ले लेते हैं, ये हो जाएगा u2 स्क्वायर माइनस का 2g2 h2। ठीक है, मैं स्टेप वाइज स्टेप कर रही हूँ, तो आप ध्यान से आप देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड कर देंगे इन इक्वेशंस को, राइट। अब देखिए, क्योंकि वेलोसिटी आपकी v1 इज इक्वल्स टू v2 है, स्पीड आपकी सेम है, और इनिशियल वेलोसिटीज़ आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज़ आपकी ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि वो कूदा था, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये 1, तो ये हो जाएगा, देखिए इधर मैं कर रही हूँ 2g1 h1 अपॉन 2g2 h2, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के। इसका मतलब क्या है, 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, g1 h1 इज इक्वल्स टू g2 h2, है ना। अब देखिए g की और h की हम जो भी हमको वैल्यूज़ पता है वो हम रख देंगे, तो g1 यानी अर्थ पे कितना होता है, 9.8 होता है ना, 9.8 होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट कितनी थी अर्थ पे, 1.5 मीटर कूदा था, और यहाँ पे देखिए g2 कितना था, अर्थ का 1/6 था ना, तो 1/6 कर दिया हमने, और h2 हाइट हमें निकालनी है, तो ये कम्स आउट टू बी, ये कितना होगा, h2 कितना आ जाएगा आपका, 9 मीटर आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो बी ऑप्शन 9 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल, ये आपके ही एग्जाम का क्वेश्चन एक था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी, आपको पूछा गया है कि अर्थ के सेंटर पे वेट क्या होगा बॉडी का। तो देखिए, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है ना, तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट इज इक्वल्स टू mg था, तो वेट ज़ीरो हो जाएगा, वेटलेसनेस फील होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इफ़ द फॉलोइंग मास ऑफ द पर्सन इज 60 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे कितना मास है, 60 kg है, व्हाट विल बी द मास ऑफ दैट पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो मून पे उस सरफेस उस मैन का मास क्या होगा। तो देखिए मास क्या है, 60 kg, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको मास और वेट के बीच का डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि वेट जो है वो वेरी करता है, वेट आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी भी है, ये हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, जबकि मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो मास आपका हर जगह सेम ही रहेगा, चाहे आप दुनिया क्या यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाए, मास आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मास अगर आपका अर्थ पे 60 kg है, तो मून पे भी आपका 60 kg ही रहेगा, क्योंकि लेकिन अगर वेट होता तो वेट आपका चेंज हो जाता है ना, क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इफ़ द मासेस ऑफ द सन, अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर m एंड स्मॉल r रिस्पेक्टिवली, ये आपको दिया हुआ है। वर्क डन बाय द सन्स ग्रेविटी इन 1 रिवोल्यूशन द अर्थ अराउंड द सन इज, तो हमको यहाँ पे वर्क डन निकालना है, राइट। तो देखिए ये सन रहा आपका, है ना, ये सन रहा, अब अर्थ क्या कर रही है, इसके अराउंड घूम रही है कि नहीं घूम रही है, इसके अराउंड घूम रही है। और वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका, सर्कुलर अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी ज़ीरो होता है ना, क्योंकि वो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, घूम के फिर वहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन भी उसका ज़ीरो हो जाएगा, मतलब शून्य या ज़ीरो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल्स टू, तो देखिए ये मैंने अभी आपको करवाया था, एफ इज इक्वल्स टू g(m)m अपॉन r स्क्वायर, और एक होता है एफ इज इक्वल्स टू mg, तो ये हम mg रख देते हैं, g(m)m अपॉन r स्क्वायर, m से m कट गया, तो g की वैल्यू क्या होगी, g(m) अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू g(m) अपॉन r का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ देन द वेट ऑन द मून, ठीक।
तो ये अभी हमने एक क्वेश्चन में ही देखा था कि वेट ऑन मून क्या होता है, 1/6 वेट ऑन अर्थ, है ना, ये होता है। क्योंकि ये सब होता किसकी वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है मून पे वही 1/6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम इसी तरीके से देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस की अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका डी ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाता है। ये तो फैक्ट है, ये तो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, 9.8 या फिर कभी कभी हम 10 भी ले लेते हैं। तो मीटर पर सेकेंड वर्ग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वेज 196 न्यूटन ऑन अर्थ। यहाँ पे आपको वेट ऑन अर्थ दिया हुआ है 196 न्यूटन, तो आपको उसका मास निकालना है। तो देखिए वेट का फॉर्मूला होता क्या है, mg होता है। तो यहाँ मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W/g। W आपको क्या दिया हुआ है, 196 न्यूटन, है ना, और g की वैल्यू 9.8। दिस कम्स आउट टू बी 20 kg आपका करेक्ट आंसर है ना। मास की यूनिट kg होती है, वेट की न्यूटन होती है, तो आपका 20 kg सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ वेज 200 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास। उसका जो वेट है वो कितना है, 200 न्यूटन है, और उसका हमें मास निकालना है। तो देखिए, और जी हमको 10 लेना है, तो ये होता है mg, सेम जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो मास क्या हो जाएगा, W/g। तो W आपको कितना दिया हुआ है, 200, जी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो 20 kg आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आप इसको बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे, क्योंकि आंसर सब जगह 20 दिया है, इट्स द यूनिट विच इज़ गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ kg, पास्कल, ये c अकेले लिखा है, ये न्यूटन लिखा है, तो आपका kg वाला सही है। मास की यूनिट तो kg ही होती है ना। तो देखिए आसान क्वेश्चन था आपका। अगला प्रश्न देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 6000 न्यूटन। ऑब्जेक्ट का वेट कितना है अर्थ पे, 6000 न्यूटन है। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो उसके सरफेस ऑफ मून पे उसका क्या वेट होगा। तो देखिए वेट ऑन मून क्या होता है, 1/6 वेट ऑन अर्थ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6000/6, ये क्या हो जाएगा, 1000। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ 1000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, इफ़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 60 kg। मास आपको 60 kg दिया है। व्हाट इज़ द मास ऑन द मून। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि मास डजंट चेंज, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है, वही रहता है जो वो कहीं भी होता है। यूनिवर्स के किसी भी कोने में आप चली जाइए, वेट चेंज होगा बट मास नहीं चेंज होगा। तो अगर अर्थ पे 60 kg है तो मून पे भी 60 kg ही होगा, मार्स पे भी 60 kg होगा, नेपच्यून पे भी 60 kg होगा, एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ 200 न्यूटन। मास आपको 20 kg दिया है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए आपको यहाँ पे 9.8 भी दिया है और 10 भी दिया है, तो हमें जो है करेक्ट आंसर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 9.8 भी दिया है, 10 भी दिया है, इसलिए हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डेटा कि क्या आंसर होगा। तो वेट इज इक्वल्स टू होता है m/g। वेट आपको 200 न्यूटन दिया है और m आपको 20 दिया है, ये g। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200/20, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10। तो g की वैल्यू हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू। मून का जो मोशन होता है अर्थ के अराउंड किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। तो ये किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा। मास आपका m दिया हुआ है, रेडियस r दिया है, किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखिए g की वैल्यू किसके इक्वल होती है, g m/r²। तो g
तो प्रोपोर्शनली है, जी क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो ये m/r² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, दैट इज m/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, सपोज देयर इज अ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर ट्वाइस द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द surface of the planet is n times the earth, what is the value। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू निकालनी, ठीक है, n की वैल्यू निकालनी। तो अर्थ पे हम ले लेते हैं g की वैल्यू क्या होती है, ये मैं बार बार सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, मैं एक बार बता चुकी हूँ तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है। और उस प्लैनेट का g डैश ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, g m'/r' का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि मास हमको क्या दिया हुआ है, m/2 दिया हुआ है, और जो हमको r दिया हुआ है वो भी क्या दिया हुआ है, r/2 दिया हुआ है ना। तो इसी की हम वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा g' m/2, और ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। तो ये g' क्या हो जाएगा, 2gm/r, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2g, है ना, ये g है ना। तो इसीलिए हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 2g आ गया। एक सेकंड, ये तो n नहीं, देखिए यहाँ पे हमको मास क्या दिया था, हमको टॉइस दिया हुआ था, मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह कर दिया, यहाँ हमको टॉइस दिया हुआ है ना, तो हमको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना होगा। यहाँ पे हमको देखिए m' हमको कितना दिया हुआ है, 2m दिया हुआ है ना, और r भी हमको क्या दिया हुआ है, ट्वाइस दिया हुआ है। यहाँ मैंने ट्वाइस नहीं पढ़ा, मेरे दिमाग में हाफ था, है ना। तो इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, तो g' आपका कितना हो जाएगा, g 2m/2r का स्क्वायर, तो ये g' कितना हो जाएगा, gm, 1 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, है ना। तो अब ये देखिए g' क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये तो g की वैल्यू है ना, तो g हो जाएगा 1/2g। तो देखिए अब हो गया फट से आपका, तो ये n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/2, मतलब जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट पे कितनी आ गई, हाफ ऑफ द अर्थ, तो ये 1/2 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, मास, अर्थ की मास पे जी हाँ डिपेंड करता है, मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट की मास पे, स्मॉल m पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। और जी पे डिपेंड करता है, आर पे भी डिपेंड करता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। हमको बताना है किस पे नहीं डिपेंड करता है। तो अगला प्रश्न हम करते हैं, व्हाट इफेक्ट वुड अ रॉक ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून हैव। चंद्रमा की सतह से लाई गई चट्टान का क्या प्रभाव होगा, दे विल बी चेंज इन वेट, उसके वेट पे चेंज हो जाएगा, दे विल बी चेंज इन इट्स मास, उसके मास पे चेंज हो जाएगा, बोथ मास एंड वेट विल बी चेंज, दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी, या फिर इट्स मास एंड वेट विल रिमेन सेम। तो क्या होगा, देखिए वेट तो चेंज होता है ना, वेट ऑफ मून तो 1/6 होता है वेट ऑफ अर्थ, तो वेट तो चेंज हो ही जाएगा, लेकिन क्या होगा उसका वेट, देयर विल बी चेंज इन इट्स वेट, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसकी वेट पे चेंज होगा, चेंज उसकी मास पे नहीं होगा, मास कभी नहीं चेंज होता है। बोथ चेंज होंगे, नहीं, मास तो चेंज ही नहीं होगा, और दोनों सेम रहेंगे, तो ये भी गलत है क्योंकि वेट तो चेंज होता ही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ हाउ मैनी टाइम्स द वेट ऑन अर्थ के तुलना में जो है मून पे कितना वेट होता है। तो देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिए हुए, ये होता है 1/6, ठीक है, 1/6 टाइम्स होता है, तो ये 1/6 आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कई बार कि वेट ऑन मून क्या होता है, 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ, तो 1/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हेन 2 eggs आर ड्रॉप from a certain height in such a way that one egg falls on a cemented floors and other on a pillow। एक सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है और दूसरा जो है एक पिलो पे गिरता है, then which of the following will not be a possible outcome। तो इसमें से कौन सा है सेंटेंस जो
सही नहीं होगा। देखिए नहीं लिखा है ना, तो आप इस पे ध्यान दिया करिए, क्योंकि कई बार क्या है हम नोट पे नहीं ध्यान देते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप फ्रॉम डिफरेंट हाइट, या फिर बोथ द एग्स विल ब्रेक, दोनों ही एग टूट जाएंगे। एन एग फॉलिंग ऑन द हार्ड फ्लोर विल ब्रेक बिकॉज एन एक्सटेंसिव फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर एन एग फॉलिंग ऑन पिलो विल नॉट ब्रेक बिकॉज अ स्मॉल फोर्स एक्ट्स ऑन द फोर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें बताना था कि कौन सा गलत है। तो देखिए बी ऑप्शन जो है कि बोथ एग्स विल ब्रेक, तो दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये गलत है, क्योंकि पिलो वाला जो एग है वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फॉर द सेम रीज़न बिकॉज द स्मॉल फोर्स एक्ट्स ऑन द एग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मैक्सिमम, जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ पर मैक्सिमम रहता है। तो देखिए ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया होता है कि जो वेट होता है वो पोल्स पे मैक्सिमम होता है और मिनिमम एट इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। तो एट द पोल्स, ध्रुवों पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, अगर जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या डिक्रीज़ होता है। देखिए तो W इज इक्वल्स टू mg होता है, तो क्या डिक्रीज़ करेगा, ऑब्वियसली वेट डिक्रीज़ करेगा, भार कम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ बॉडी एट द पोल्स कंपेयर टू द वेट ऑफ बॉडी एट अर्थ्स इक्वेटर। अगर वेट ऑफ द पोल्स कैसे होते हैं इक्वेटर के कंपैरिजन में, तो मैंने बताया है कि पोल्स पे वेट ज़्यादा होगा इक्वेटर के कंपैरिजन में, है ना। तो क्वेश्चन एक बार हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वेट ऑफ द बॉडी एट द पोल विल बी लेस देन द इक्वेटर। नेक्स्ट में आपको बोला हुआ है वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द वेट एट इक्वेटर, ये भी गलत है, इक्वल नहीं होगा, ये वाला भी गलत है। द वेट ऑफ द बॉडी एट द पोल्स विल बी मोर देन द वेट एट द इक्वेटर, ये ऑप्शन सही है। ज़ीरो वेट तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न में आपको बोला गया है द रेडियस एंड मास ऑफ द प्लैनेट आर हाफ द रेडियस एंड मास ऑफ द अर्थ, what will be the value of this planet। तो हमें यहाँ पे g की वैल्यू निकालनी है इस प्लैनेट की, जबकि क्या है रेडियस और मास क्या है इनकी हाफ है। तो देखिए सेम उसी क्वेश्चंस की तरह कि g इज इक्वल टू अर्थ वाला हमारा क्या था जी एम बाई आर स्क्वायर, और प्लैनेट वाला क्या था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो जी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m की जगह पर हम क्या रख देंगे, कितना है हमारा m/2 है ना, और r की जगह पे क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। तो ये जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 2gm/r स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2g, है ना। और g की वैल्यू अर्थ पे क्या होती है, तो g की वैल्यू होती है 9.8, तो 9.8 का क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से हम अगला प्रश्न भी कर लेते हैं। The gravitational acceleration at the surface of the earth is 9.8 meter per second. What will be the approximate acceleration value at the height of 1/10 of the earth's radius from the सरफेस। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, अप्रॉक्सीमेट एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ हाइट निकालनी है, जबकि हाइट कितनी है 1/10 है अर्थ की रेडियस की। तो देखिए जब हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि हाइट पे जाने की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजेस क्या आते हैं, तो उसमें जो है जी डैश हो जाता है g/1 प्लस h/r/e का स्क्वायर। ये फार्मूला हम पढ़ते हैं, ये होता है फार्मूला ड्यू टू हाइट। ठीक, तो अब देखिए अब हम यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। g की वैल्यू g1 प्लस हाइट कितनी थी 1/10 द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाएगी 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा काम खत्म है, अब हमको सिर्फ सॉल्व करना रह गया है। तो g इज इक्वल्स टू 100g और ये हो जाएगा 121 जब हम इसका एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए अब हम g की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 9.8 और
यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था तो ये 121 हो जाएगा ना, तो ये 121 और ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 8.09 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा ऑलमोस्ट, आप समझ लीजिए 8.1 के, है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज़ 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऐसे प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप डी का क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं और देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज़ ज़ीरो। आपको बोला है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि स्मॉल जी आपका ज़ीरो कब होगा। एट सी लेवल, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑन द इक्वेटर और एट द पोल्स। तो पोल्स पे तो मैक्सिमम होता है, सी लेवल पे भी आपका ज़ीरो नहीं होगा। कहाँ पे ज़ीरो होगा? सेंटर ऑफ द अर्थ पे, पृथ्वी के केंद्र पर ज़ीरो होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 20 kg। मास हमको 20 kg दिया है, तो उसका वेट क्या होगा, जबकि हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए W/g कर लेंगे। W की वैल्यू आपको 196 दी हुई है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे हम इसको, 20 kg हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमको मास निकालना था, ना कि वेट निकालना था, ठीक है। मैंने मास निकाल दिया, वो थोड़ा सा गलत था। तो W क्या हो जाएगा, m/g। तो हमारा यहाँ पे W क्या है, मास हमको 20 दिया है, ये 9.8, तो ये आपका क्या हो जाएगा 196 न्यूटन। तो 196 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर गलत कथन को चुने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, मास एंड बॉडी। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी शेप या फिर बॉडी के मास पे नहीं डिपेंड रहता है। और बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ मैक्सिमम एट द पोल। तो यस, पोल्स पे क्या रहती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम रहती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ मिनिमम एट इक्वेटर, इक्वेटर पे मिनिमम रहती है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है, इफ़ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सीलरेशन देन एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज़ लेस देन इट्स एक्चुअल वेट। कि इसमें बोला गया है सेंटेंस में कि अगर कोई लिफ्ट अगर ऊपर के साइड जा रही है तो वेट ऑफ द लिफ्ट या फिर जो इनसाइड जो पर्सन है कोई, तो उसको अपना वेट कम महसूस होगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, क्योंकि जब आपको मैं लिफ्ट वाला पढ़ाऊंगी टॉपिक तो मैं उसमें समझाऊंगी कि अगर आप ऊपर के साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको वेट क्या है, ज़्यादा फील होता है। जबकि आप अगर लिफ्ट में नीचे साइड आ रहे हैं तो आपको वेट कम फील होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था उस हिसाब से। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, फ्री फॉल इज़ पॉसिबल ओनली इन। फ्री फॉल कब पॉसिबल है, एनवायरनमेंट में, एयर में, सी में या फिर वैक्यूम में। तो देखिए आपको नोट डाउन कर लीजिए कि जब आपका मुक्त पतन मतलब कि फ्री फॉल कहाँ होगा, निर्वात में, दैट इज़ वैक्यूम में आपका फ्री फॉल पॉसिबल है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ग्रेविटी इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। ग्रेविटी क्या होती है, किनके बीच का अट्रैक्शन होती है, बिटवीन द टू मासेस, ठीक है। दो मासों के बीच का अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द पॉइंट एट विच एंटायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट्स आर कॉल्ड। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे पूरे ऑब्जेक्ट का जो है वेट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, दैट इज द्रव्यमान केंद्र। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट। जबकि हमको जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9.8 दी है, तो हमें वेट बताना है, जबकि हमें मास दिया हुआ है। तो वेट इज इक्वल्स टू m/g होता है, m हमारा 10 है, g 9.8 है, तो कितना हो जाएगा 98 kg हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमको पूछा गया है, यूनिट ऑफ g इज़ द सेम एज यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, है ना, सेम होती है। तो ये तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द पॉइंट
एट विच द एंटायर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आपका द्रव्यमान केंद्र करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विथ एल्टीट्यूड, हाइट के साथ जो है जी की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फॉलोइंग के मास पे डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। या फिर वैल्यू ऑफ जी चेंजेस व्हेन वी गो डीपर इनटू अर्थ। तो देखिए हम एक एक ऑप्शन देख लेते हैं कि वैल्यूज़, देखिए जी की वैल्यू हाइट पर या फिर डेप्थ पे जाने पे वेरी करती है, ठीक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है कि जब हम डीपर जाएंगे तो भी चेंज होगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको बोला है वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ। तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं जी का, स्मॉल जी का, तो आपका ये क्या होता है, अर्थ का मास जो हम एम लेते हैं वो मास ऑफ द अर्थ होता है, तो अर्थ के मास पे भी डिपेंड करता है। बस यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपको बोला गया है कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि उसके मास पे जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है उस हिसाब से। अगला प्रश्न पे आइए। द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट विल बी अ स्टूडेंट गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू मिनिमम उसको कहाँ पे मिलेगी, इक्वेटर पे या फिर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, ध्रुव पे, या फिर ध्रुव मतलब कि पोल्स पे, है ना, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पे, कहाँ इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए मैक्सिमम कहाँ पर रहेगी उसकी, ध्रुव पे रहेगी, पोल्स पे उसकी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा हाँ सॉरी, मिनिमम बताना है ना हमको, तो मिनिमम कहाँ रहेगी, इक्वेटर पे, सॉरी हमको मिनिमम बताना है, तो मिनिमम इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 60 kg। अर्थ पे उसका वेट कितना है, 60 kg, 60 न्यूटन सॉरी, है ना, अर्थ पे। व्हाट विल बी द इट्स मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून पे कितना हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वेट ऑन मून क्या होता है, 1/6 वेट ऑन अर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, 60/6 दैट इज 10। तो 10 न्यूटन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखा आपने हमने कितने सारे क्वेश्चन ये बहुत ही कम समय में कर लिए। तो ऐसे ही और भी प्रश्न मैं आपके साथ लेके आऊँगी, ग्रेविटेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से हमारे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।